सपना बड़ा होना चाहिए, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रिसोर्सेस नहीं, जुनून और नजरिया असली पूंजी होते हैं। संघर्ष आएगा, रुकावटें होगी, लेकिन असली विजेता वही होता है जो जुगाड़ नहीं सिस्टम खड़ा कर दे। और सबसे बड़ी बात, जब नाम से ऊपर काम हो तो विरासतें बनती है, साम्राज्य नहीं संस्कार बनते हैं। साल था 1930, देश पर अंग्रेजों का राज था और भारत की भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में था। जहां टाटा और बिड़ला जैसे परिवार इंडस्ट्रियल के न्यू रखने में जुटे हुए थे, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के एक छोटे से गांव नलवा में एक किसान के घर जन्म हुआ ओम प्रकाश जिंदल का। 7 अगस्त 1930 एक साधारण किसान परिवार में यह जन्मा बालक, उस समय शायद ही किसी को पता होगा कि यह बच्चा एक दिन स्टील किंग के नाम से जाना जाएगा। 1947 में जब देश की आजादी मिली तब हालात बेहद ही खराब थे। बेरोजगारी, गरीबी और तकनीकी पिछड़ापन चरम पर थे। हमें एक और इंडस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत की जरूरत थी और यहीं से शुरू होती है ओम प्रकाश जिंदल की जर्नी। एक किसान का बेटा, ना पैसा ना पहुंच, और लेकिन सपना बड़े बड़े लेकर लोगों को रोजगार देना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इस सपने को पूरा करने के लिए ओम प्रकाश जिंदल ने अपने भाइयों के साथ कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने स्टील ट्रेडिंग की काम सीख ली। वहीं एक दिन उनकी नजर पड़ी एक स्टील पाइप पर जिस पे लिखा हुआ था मेड इन इंग्लैंड, और उसी पल उनके मन में सवाल आया उठा, क्या हम हिंदुस्तानी पाइप तक नहीं बना सकते हैं। और इसी सोच के साथ ओपी जिंदल ने 1952 में हिसार लौटे, जहां उन्होंने स्टील बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री से शुरुआत की थी। और यहीं से शुरुआत होती है भारत की सबसे बड़े स्टील एम्पायर की नींव रखा जाती है। 1952 में हिसार में शुरू हुआ एक छोटी सी फैक्ट्री जिसमें बाल्टी और सॉकेट्स बनते थे, धीरे धीरे एक सपना को आकार देने लगा। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब जिंदल साहब ने एक पाइप में लिखा हुआ देखा था मेड इन इंग्लैंड, और उसी टाइम जिंदल साहब ने ठान लिया था कि अब पाइप भी देश में बनेगी और वो भी जिंदल के नाम से बनेगा। 1964 में कोलकाता के पास लिलुआ में उन्होंने पहली पाइप फैक्ट्री की शुरुआत की, जिसका नाम था जिंदल इंडिया लिमिटेड। लेकिन शुरुआत ही जुगाड़ से किया गया था। वे टाटा ग्रुप के इंडियन ट्यूब कंपनी से रिजेक्टेड स्टील पाइप्स खरीदते थे और उन्हें रिपेयर करते थे और मार्केट में प्रीमियम रेट पर बेचते थे। यह मॉडल इतना सफल हुआ कि पाइप की डिमांड बढ़ने लगी थी। लेकिन सफलता की भनक जब टाटा को लगी तब उन्होंने माल सप्लाई करना ही बंद कर दिए और कहा अब सिर्फ 2-2 फीट के टुकड़े ही मिलेंगे। देखे तो जिंदल साहब के सामने एक मुश्किल सा पहाड़ खड़ा हो गया, लेकिन उन्हें हार मान लेना उनकी फितरत में नहीं थी। जिंदल ने वही 2-2 फीट के टुकड़े लेकर सॉकेट्स बनाने शुरू कर दिए और उनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि जर्मनी की कंपनियां खुद उनको संपर्क करने लगे। लेकिन जब इंडियन ट्यूब को यह पता चला तो उन्होंने माल देना ही बंद कर दिया। फैक्ट्री बंद होने के कगार पर आ गई थी और उस दौर में लाइसेंस राज चलता था। हर कदम पर सरकारी रुकावटें होती थी, लेकिन ओम प्रकाश जिंदल ने ठान लिया था कि अब खुद के दम पर ही कुछ बनाएंगे। वे हिसार लौटे और वहीं पर खुद की स्वदेशी पाइप फैक्ट्री की शुरुआत कर दी। और सबसे हैरानी की बात थी, उन्होंने मशीन भी खुद ही बना लिए। ना कोई इंजीनियर की डिग्री, ना टेक्निकल ट्रेनिंग, और फिर भी मशीन का आवाज सुनकर उनका फॉल्ट पकड़ लेते थे कि क्या गड़बड़ी है। वो कहते थे अगर विदेशी मशीन बना सकते तो हम क्यों नहीं बना सकते। 1969 में हिसार में जिंदल स्ट्रिप के नाम से फैक्ट्री की शुरुआत होती है। स्वदेशी मशीन के चलते प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाती है और पाइप्स की सप्लाई कई गुना बढ़ जाती है। धीरे धीरे ओम प्रकाश जिंदल की काबिलियत की तारीफ हर जगह होने लगती है। राजनीति के बड़े चेहरे हो या लोकल जनता हो या मीडिया हो, अब जिंदल के विजन को सलाम करने लगते हैं। उनकी सादगी, दूरदर्शिता और लोगों के लिए काम करने की नीयत उन्हें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि जननायक बना दिया। लोग उन्हें बाबूजी कहकर बुलाने लगे और यही भरोसा बना उनकी सबसे बड़ी ताकत। ओम प्रकाश जिंदल सिर्फ मशीन नहीं बना रहे थे, वो भरोसे का नींव रख रहे थे और यही नींव एक दिन जिंदल ग्रुप को बना दी इस भारत की सबसे आत्मनिर्भर स्टील साम्राज्य। 1991 में देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह हिल चुकी थी, विदेशी मुद्रा खत्म हो चुकी थी और IMF के पास गिरवी रखी जा रही थी देश की संपत्ति। ऐसे माहौल में जब बड़े बड़े कारोबारी पीछे हटने लगे तब ओपी जिंदल सामने आकर कहा अब पीछे नहीं हटना है, अब देश को खुद से बनाना है। देश में नई नई मशीनें इंपोर्ट करना नामुमकिन हो गया था। जिस रफ्तार से
फैक्ट्री खोलने का सपना बढ़ रहा था, उतने ही तेजी से संसाधन खत्म हो रहे थे। ज्यादातर इंडस्ट्रियल रुक गए, लेकिन ओम प्रकाश जिंदल ने इसे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने फैसला लिया, मशीन बाहर से नहीं आएगा, हम खुद ही बनाएंगे। और इसी सोच के साथ 1952 में रायपुर में जिंदल मशीन डिवीजन की शुरुआत कर दी। कम लागत, तेज सप्लाई और लोकलाइजेशन के वजह से यह फैक्ट्री देश भर में गेम चेंजर बनी। लाखों छोटे उद्यमी को सस्ते मशीन मिले और देश में फैक्ट्री लगाने की होड़ सी शुरू हो गई थी। मीडिया ने भारत के लिए क्रांतिकारी कदम बताया और जनता ने इसे जिंदल ग्रुप को अपना ही बना लिए थे। लेकिन बाबूजी का ध्यान सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं था, वे पब्लिक सर्विस की ओर भी बढ़ चुके थे। हिसार में 3 बार विधायक बने और 1 बार सांसद बने और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री के तौर पर भी जनता का सेवा करने का अवसर मिला। उधर देखे तो बिजनेस की कमान चारों बेटे ने संभाल रखी थी। हर एक तरफ ग्रोथ की नई कहानियां लिख रहे थे। लेकिन 31 मार्च 2005 वो दिन था जब बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल ने एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमेशा के लिए बिछड़ गए हम लोगों से। देश ने एक दूरदर्शिता नेता खो दिया और जिंदल परिवार ने अपना मार्गदर्शक खो दिए। पूरा हिसार सड़कों पे उतर आया था। बाबूजी अब इस दुनिया में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ दिया था एक मजबूत बिजनेस एम्पायर और एक गहरी सामाजिक सोच। अब उनकी पत्नी ने सावित्री जिंदल ने राजनीति की कमान संभाली और विधायक बनकर जनता के साथ जुड़ी रही। लेकिन असली अग्नि परीक्षा अब शुरू होती है। सवाल यह उठता है कि या चारों बेटे एकजुट होकर बिजनेस चलाएंगे या फिर अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे, या फिर जिंदल ग्रुप का बंटवारा तय हो जाएगा। ओम प्रकाश जिंदल ने अपने जीवन काल में एक ही रूपरेखा तैयार करके रख दिए थे कि उनकी वसीयत में साफ था बिजनेस 4 हिस्से में बटेंगे, लेकिन मालिकाना हक एक ही व्यक्ति के पास रहेगा, जिनका नाम था सावित्री जिंदल। बंटवारा शांतिपूर्ण हो गया था, लेकिन इतना आसान नहीं था। देश देख रहा था क्या ये भाई अलग होकर भी साथ खड़े रहेंगे, और यही मोमेंट बना जिंदल फैमिली का इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। मीडिया ने इस बंटवारे को महाभारत कह दिया, लेकिन सच ये था कि बंटवारा भविष्य की रणनीति थी, विवाद नहीं थी। पृथ्वीराज जिंदल को मिला जिंदल 100 लिमिटेड, रतन जिंदल को हिस्से में आई जिंदल स्टेनलेस, नवीन जिंदल को मिली जिंदल स्टील पावर और सज्जन जिंदल को मिली JSW ग्रुप के 3 कंपनियां, स्टील, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। शुरुआत में कई लोगों को डर था क्या बंटवारा ग्रुप को कमजोर बना देगा। कर्मचारियों में असमंजस था कि हम लोगों का फ्यूचर कितना सुरक्षित है, कंपनी चल पाएगी कि नहीं। कहीं कहीं विरोध की आवाजें भी उठी, खासकर उन यूनियन से जो इस बदलाव को अपने भविष्य के लिए खतरा मान रहे थे। लेकिन चारों भाइयों ने सभी को भरोसा दिलाया कि बिजनेस बदलेगा, लेकिन परिवार नहीं। और धीरे धीरे सबको समझ आ गया यह बंटवारा नहीं, एक रणनीतिक विस्तार है। 4 भाइयों ने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान बनाए और फिर साबित कर दिया बाबूजी की विरासत अभी जिंदा है। 4 बेटे, 4 रास्ते, लेकिन एक ही सोच, बाबूजी के सपना पूरा करना है। जिंदल ग्रुप की कहानी सिर्फ बिजनेस को सक्सेस की कहानी नहीं है, ये जमीन से जुड़कर आसमान तक जाने की कहानी है। आज JSW ग्रुप अकेले 40,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। JSPL भारत की सबसे ज्यादा भरोसेमंद स्टील एक्सपोर्टर बन चुका है। जिंदल स्टेनलेस 15 देशों में अपना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भेजता है। और बाबूजी की बनाई नींव पर खड़ी सावित्री जिंदल अब भारत की सबसे अमीर महिला में आती है, जिनका 28 बिलियन से भी ज्यादा का नेटवर्थ है इस टाइम। जिंदल ग्रुप की बात करें तो बिजनेस से पहले अपने देश को रखा। स्कूल, हॉस्पिटल, स्कॉलरशिप, हर कदम पर समाज को कुछ लौटाने की भावना रखते थे खुद में। सपना बड़ा होना चाहिए, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रिसोर्सेस नहीं, जुनून और नजरिया असली पूंजी होते हैं। संघर्ष आएगा, रुकावटें होगी, लेकिन असली विजेता वही होता है जो जुगाड़ नहीं सिस्टम खड़ा कर दे। और सबसे बड़ी बात, जब नाम से ऊपर काम हो तो विरासतें बनती है, साम्राज्य नहीं संस्कार बनते हैं। जिंदल फैमिली मॉडल आज के कॉर्पोरेट इंडिया के लिए एक केस स्टडी है। बाबूजी का सपना सिर्फ स्टील बनाना नहीं था, सपना था देश को मजबूत बनाना। और आज हम जिंदल ग्रुप की तरफ देखते हैं तो उसमें एक फैमिली की मेहनत नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मविश्वास चमकता है। अगर आपको इस स्टोरी में कुछ भी सीखने को मिला तो कमेंट करके जरूर बताइए। उन वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को हार मान लेने का मन करता है। और हाँ, अगला वीडियो जल्द ही आएगा भारत की अगली बिजनेस लेजेंड की कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें।